ये हमारी फोर्थ वीडियो है। एंड इस वीडियो में हम क्या करेंगे भाई, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी जिसे बोलते हैं, इसके टोटल जितने भी कॉन्सेप्ट हैं हम समझ लेंगे इसको इसी वीडियो में, ठीक है। एंड मैंने इससे पहले 3 वीडियोस डाल दिए हैं, उम्मीद करता हूँ कि वो सारी वीडियोस आप देख के आए होंगे। एंड हमारा राष्ट्रीय आय चल रहा है, आपको पता ही है। तो स्टार्ट करते हैं हम। सकल घरेलू उत्पाद सबसे पहले आपका टॉपिक आता है। तो सकल घरेलू उत्पाद है क्या, इसको समझो। देखो, अगर आप एक इकोनॉमिक्स के बच्चे हो, आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, तो सबसे पहले आपसे कोई भी या तो इकोनॉमिक्स के बारे में पूछता है या आपसे जीडीपी के बारे में पूछता है, सकल घरेलू उत्पाद पूछता है, ठीक है। तो इसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इसका जवाब हमें लोगों को भी देना होता है, ठीक है। अगर हमने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, इकोनॉमिक्स के बच्चे, तो जीडीपी का मतलब तो हमें पता ही होना चाहिए। तो देखो, आपका जीडीपी क्या है, जिसको हम सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं, सकल घरेलू उत्पाद। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रोस डोमेस्टिक। देखो, जी का मतलब ग्रोस, डी का मतलब डोमेस्टिक, और पी का मतलब आपका प्रोडक्ट, है ना। ओके। जीडीपी है क्या, तो ये आपका एक वर्ष में, ठीक है, एक वित्तीय वर्ष लेते हैं हम। तो एक वित्तीय वर्ष में, आपको वित्तीय वर्ष पता ही है कौन सा होता है आपका, जो 1 अप्रैल से 31 मार्च चलता है। ओके, 31 मार्च तक चलता है। तो एक वर्ष में या एक वित्तीय वर्ष के दौरान, एक वित्तीय वर्ष के दौरान घरेलू सीमा के अंदर, ठीक है, घरेलू सीमा के अंदर, घरेलू सीमा के अंदर, घरेलू सीमा मैंने बता ही दिया, क्या अपना देश है जैसे, तो देश के अंदर अंदर, ठीक है। ये हमारा घरेलू सीमा होता है। कोई से भी देश की बात हो रही है, अगर वो अपने जीडीपी की बात करेगा, तो वो अपने घरेलू सीमा की बात करेगा, मतलब अपने देश की बात करेगा, अपने देश के अंदर की बात करेगा। तो एक वर्ष में घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित उत्पादित सभी अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं, एवं सेवाएं, ठीक है, जितनी भी देश में अंतिम वस्तु एवं सेवाएं बनती है एक साल के दौरान घरेलू सीमा के अंदर, उन सभी का बाजार मूल्य, कोई ना कोई तो वैल्यू होगी उनकी मार्केट में ना, तो उन सभी का बाजार मूल्य, मार्केट प्राइस इसे बोलते हैं हम। उन सभी का मार्केट प्राइस का का कुल जोड़ आपका जीडीपी होता है, ठीक है। देखो, इतना समझो, एक साल के दौरान, ठीक है, एक साल के दौरान घरेलू सीमा के अंदर जितनी भी वस्तुएं उत्पादित होती है, अपने देश में ही देखना, आपके आसपास अपने जितनी भी चीजें हैं, ये सब आपकी उत्पादित होती है। तो सभी जितनी भी हम यूज करते हैं अंतिम वस्तुएं, ठीक है, एवं सेवाएं का बाजार मूल्य, कुछ ना कुछ उनका प्राइस होता है। मान के चलो, आप कपड़े की बात कर रहे हो, तो मान के चलो, आप दुकान में गए, ठीक है, तो बाजार मूल्य क्या होता है इसको समझो। आप दुकान में गए कपड़े खरीदने, तो दुकानदार ने बोला भाई, मान के चलो जीन्स खरीदने गए, ठीक है, तो जीन्स आपको 500 की दे रहा है। आपने बोला भाई 500 तो बहुत ज्यादा है, ठीक है, मैं तो ज्यादा से ज्यादा इसके 100 रुपए दे सकता हूँ। तो भाई 100 रुपए तो तुम बहुत कम बोल रहे हो। तो फिर वो दुकानदार बोलेगा कि ये 100 रुपए में तो भाई मैंने भी नहीं खरीदी है, मैंने तो इसको 300 में खरीदी है, तो तुम्हें 100 में कैसे दे दूं। तो फिर तुम बोलोगे ज्यादा से ज्यादा चलो 250 दे सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं। तो वो बोलेगा नहीं भाई 250 नहीं, ज्यादा से ज्यादा मैं कम से कम मतलब 350 कर सकता हूँ। तो तुमने बोला चलो यार 350 में दे दो। तो आपने 350 में देने को तैयार हुए, मतलब वो देने को आपको 350 में तैयार हुआ, आप लेने को तैयार हुए। तो यही जो है, जिसपे प्रोडक्ट बिकती है आपकी, वही आपका बाजार मूल्य होता है, ठीक है। तो वो जो भी बाजार मूल्य सभी अंतिम वस्तुएं और सेवाओं का, उनका अगर हम कुल जोड़ कर दें, तो वही आपका जीडीपी होता है, ठीक है। समझ गए ना। तो एक साल के दौरान घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुएं एवं सेवाओं का बाजार मूल्य का कुल जोड़ आपका जीडीपी होता है। बाजार मूल्य बता दिया जिसपे कोई चीज बिकती है, ठीक है। ओके, ये तो हमने जीडीपी समझ लिया। दूसरा आपका जीडीपी, आपको पता है 2 टाइप की होती है, एक होती है हमारी वास्तविक जीडीपी, एक हमारी होती है मौद्रिक जीडीपी, ठीक है। तो वास्तविक जीडीपी क्या आपका, इसको हम इंग्लिश में रियल जीडीपी बोलते हैं। कुछ वर्ड आपके जो मेन वर्ड्स है उसे इंग्लिश में भी जानना जरूरी होता है, इसलिए मैं इंग्लिश में भी लिखवाता हूँ, ठीक है। तो वास्तविक जीडीपी को हम रियल जीडीपी बोलते हैं, मौद्रिक को हम नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं, नॉमिनल जीडीपी, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, अब इनको समझेंगे। पहले आपने जीडीपी को समझा, इसको समझ लो नोट्स के माध्यम से। देखो,
सकल घरेलू उत्पाद वह कुल बाजार या मौद्रिक मूल्य ही बोल सकते हैं इसको, बाजार मूल्य या मौद्रिक मूल्य। तो बाजार मूल्य है जो किसी देश की घरेलू सीमा के अंदर, है ना, देश की घरेलू सीमा के अंदर एक वर्ष, एक वित्तीय वर्ष बोल सकते हैं, एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का होता है। ठीक है, कुल बाजार मूल्य। तो यहाँ पे आप ही बताओ इसको कैसे बोलूंगा। एक वर्ष के दौरान आपका घरेलू सीमा के अंदर सभी अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का बाजार मूल्य का कुल जोड़ आपका जीडीपी होता है। ठीक है, बस इतना सा आसान है, यहाँ पे बोल भी दिया जीडीपी जो है अंतिम वस्तु और सेवाओं का कुल बाजार मूल्य होता है। ठीक है, एंड आपका ये देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखवाया है जीडीपी का, इसको आपको देखने को दिख रहा होगा। तो जीडीपी का फॉर्मूला होता है आपका, जीडीपी को हम क्या लिखते हैं, जीडीपी एट एमपी। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि हमारा जीडीपी जो है मार्केट प्राइस पे होता है। ठीक है, बाजार मूल्य पे होता है, तो मार्केट प्राइस पे, तो इसलिए हम जीडीपी एट एमपी लिखते हैं इसको। ओके, तो जीडीपी है क्या बेसिकली, देखो जीडीपी को तो हमने समझ लिया, मतलब जीडीपी ये है क्या, ये इक्वेशन जो हमने लिखी इसको सूत्र बोलते हैं या फॉर्मूला बोल सकते हो जीडीपी का। तो ये है क्या, इसको समझो। देखो यही वास्तविक जीडीपी और मौद्रिक जीडीपी समझाता हूँ, पहले आप ये समझो इसका फॉर्मूला। तो देखो आपका जीडीपी एट एमपी। ठीक है, जीडीपी को हम कैसे लिखते हैं, जीडीपी एट एमपी में। ओके, तो सी प्लस आई प्लस जी प्लस में एक्स माइनस एम आपको देखने को मिला। ये सी क्या आपका, सी है कंजम्पशन, कंजम्पशन। ठीक है, मतलब उपभोग, किसके द्वारा उपभोग होगा, ये होगा आपका उपभोग परिवार क्षेत्र के द्वारा। ठीक है, परिवार क्षेत्र के द्वारा जो भी उपभोग होता है उसको हमने जोड़ लिया भाई, मतलब अंतिम वस्तुएं जो है उसको कौन यूज करता है, परिवार क्षेत्र भी यूज करता है ना। उसके बाद दूसरा जो है आपका ये आई का मतलब क्या, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट जिसको हम हिंदी में बोलते हैं निवेश। अब भाई ये निवेश कौन करता है, ये आपको पता है भाई, ये हमारा फर्म क्षेत्र करता है निवेश, है ना। मतलब दूसरा जो आपका खर्चा वो कौन करता है, अंतिम वस्तुओं के लिए फर्म क्षेत्र इन्वेस्टमेंट करता है। ठीक है, ठीक है भाई। तीसरा जो है हमारा ये क्या, जी का मतलब होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो भाई गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मतलब सरकारी व्यय, सरकारी व्यय। इसे कौन खर्च करता है, सरकारी क्षेत्र, है ना। और ये जो है एक्स माइनस में हम इसको बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस कर देते हैं तो नेट एक्सपोर्ट आता है आपका। तो ये नेट एक्सपोर्ट हो गया जिसको हम शुद्ध निर्यात बोलते हैं। तो ये क्या आपका, ये कौन करता है भाई, बाह्य क्षेत्र, बाह्य क्षेत्र। मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या होता है, विदेशों में होता है ना आपका, विदेशों से माल खरीदते हैं, विदेशों में माल बेचते हैं। ठीक है, तो आप बताओ मुझे जीडीपी के लिए हमने क्या पढ़ा था भाई, एक वर्ष के दौरान आपका अंतिम वस्तु जितनी भी उत्पादित होती है अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं उसका बाजार मूल्य का कुल जोड़। तो यहाँ पे देखो जितनी भी अंतिम वस्तु उत्पादित होती है वो कहाँ कहाँ जा सकती है, परिवार क्षेत्र के पास जा सकती है, फर्म क्षेत्र के पास जा सकती है निवेश के तौर पे, एंड आपका सरकारी क्षेत्र के पास जा सकती है सरकारी व्यय के तौर पे, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, या तो एक्सपोर्ट होगा, है ना, एक्सपोर्ट होगा। हम देश से में माल मंगाते भी जिसे हम इंपोर्ट बोलते हैं, तो जो एक्सपोर्ट हुआ उसमें से हम इंपोर्ट माइनस कर देते हैं तो हमारा शुद्ध एक्सपोर्ट आ जाता है, मतलब कि हमारा नेट एक्सपोर्ट आ जाता है। ठीक है, तो ये हुआ। अगर हम सबको जोड़ दें, जितने भी क्षेत्र थे जो भी खर्च करते थे, जहाँ पे भी खर्च हो सकता है, तो अगर हम सबको जोड़ दें, क्योंकि ये सारी अंतिम वस्तुओं से ही होता है। ठीक है, अंतिम वस्तुएं ही सब जगह जाती है, तो अगर हम सबको जोड़ दें तो ये हमारा जीडीपी तो हो गया, है ना। तो बस वही मैंने बताया आपका। यहाँ पे देखो जीडीपी आपका सी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस में एक्स माइनस एम, इसको हम नेट एक्सपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट जो हम करते हैं विदेशों में कैसे करेंगे, कोई चीज़ देश में बनेगी, है ना, ज़्यादा बनेगी तो हम विदेश में एक्सपोर्ट करेंगे, विदेश में एक्सपोर्ट करेंगे तो उसे हम एक्सपोर्ट बोलते हैं। लेकिन विदेश से माल मंगाते भी हम तो उसको इंपोर्ट बोलते हैं। तो अगर हम इंपोर्ट हटा दें, सिर्फ एक्सपोर्ट देखें, तो एक्सपोर्ट का पैसा आएगा तो इंपोर्ट हमें माइनस करना पड़ेगा एक्सपोर्ट में से, तो इसे हम नेट एक्सपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, तो सी मतलब आपका कंजम्पशन, जो उपभोग में होता है, ये हमारा किसके द्वारा होता है, परिवार क्षेत्र के द्वारा, जिसे हम हाउस होल्ड सेक्टर भी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, आई का मतलब आपका इन्वेस्टमेंट, जिसे हम निवेश बोलते हैं, ये आपका फर्म क्षेत्र द्वारा होता है। जी आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जो सरकारी व्यय, ये हमारा सरकारी क्षेत्र। और एक्स मतलब एक्सपोर्ट, एम मतलब इम्पोर्ट, और एक्स में से एम माइनस कर देंगे तो आपका शुद्ध एक्सपोर्ट आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा बाह्य क्षेत्र में होता है। ओके, ये तो आप समझ गए। उसके बाद देखो उदाहरण एक यहाँ पे, यदि भारत में एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का कुल मूल्य हमें दे दिया है 350 लाख करोड़।
ठीक है, मतलब जितनी भी एक वर्ष में उत्पादित हुई है अंतिम वस्तु और सेवाएं, उसका वैल्यू दे दिया हमें बाजार मूल्य 350 लाख करोड़। तो जीडीपी हमारा क्या हो जाएगा, यही तो होता है, जितनी भी अंतिम वस्तुएं उत्पादित होती है एक वर्ष में, उसी का बाजार मूल्य ही हमारा जीडीपी होता है। तो जीडीपी क्या हो जाएगा, 350 लाख करोड़। ओके, ठीक है, अब समझ आ गया ना। जीडीपी का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया हूँ आपका फॉर्मूले के साथ। एंड अब देखो इसकी कुछ विशेषता है, इसको पहले समझ लो आप, फिर हम बात करते हैं जीडीपी के प्रकार, वास्तविक जीडीपी और मौद्रिक जीडीपी की। ठीक है, तो देखो जीडीपी की विशेषता क्या है। विशेषता इसलिए बताता हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट पूरा समझ आ जाए। ठीक है, पहली विशेषता तो यही है कि केवल अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं को शामिल किया जाता है जीडीपी में। क्या, सिर्फ और सिर्फ हम अंतिम वस्तुओं और सेवाएं लेते हैं ना। उसके बाद दूसरा क्या है, केवल घरेलू सीमा में हुआ उत्पादन ही शामिल होता है। घरेलू सीमा में जितना भी उत्पादन होता है उसी को हम शामिल करते हैं जीडीपी में। डोमेस्टिक टेरिटरीज, घरेलू सीमा मतलब देश के अंदर जितना भी सामान उत्पादित होता है उसी को हम शामिल करते हैं जीडीपी में, है ना। अच्छा, विदेश से माल मंगाते हैं, वो तो विदेश में उत्पादित होता है, तो विदेश से जो माल मंगाते हैं उसको हम इंपोर्ट बोलते हैं। तो इंपोर्ट तो हम माइनस कर देते हैं ना एक्सपोर्ट में से। ठीक है, फिर तीसरा आपका क्या है, सामान्यतः एक वर्ष की अवधि के लिए मापा जाता है। नॉर्मल हम क्या, एक वर्ष की अवधि के लिए ही जीडीपी कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद आपका किसी देश के आर्थिक प्रदर्शन का मुख्य सूचक है। इकोनॉमिक परफॉर्मेंस अगर देखनी हो, हमें देश की परफॉर्मेंस देखनी हो, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, जीडीपी देखते हैं किसी भी देश का, है ना। जीडीपी एक प्रवाह अवधारणा है। जीडीपी क्या है, एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। क्यों, क्योंकि हम फ्लो मतलब इतना समझो, अभी मैंने बताया था इसी वीडियो में आप स्टॉक और फ्लो भी समझोगे। तो फ्लो आपका होता है जिसमें समय अवधि हो, टाइम ड्यूरेशन हो। ठीक है, तो जीडीपी क्या है, एक वर्ष के लिए होता है। तो एक वर्ष का इसमें समय अवधि है ना, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। उसी के दौरान हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, जितनी भी अंतिम वस्तु और सेवाएं उत्पादित होती है एक साल में। उसमें टाइम ड्यूरेशन क्या है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो वही हमारा क्या है, टाइम ड्यूरेशन आ गया, जिसमें समय अवधि आ जाए उसको हम परवाह कॉन्सेप्ट बोलते हैं। तो जीडीपी हमारा क्या हो गया, परवाह कॉन्सेप्ट हो गया, है ना। अच्छा, राष्ट्रीय आय भी हम एक साल के लिए ही कैलकुलेट करते हैं, तो वो भी हमारा परवाह हो गया। और अगर हम घरेलू आय की बात करें, वो भी एक साल के लिए हम करते हैं, तो वो भी हमारा परवाह कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, ये समझ आ गया ना। बाकी स्टॉक और फ्लो अभी मैं समझाऊंगा आगे, तो चिंता मत करना, बने रहना मेरे साथ। ठीक है, तो अब बात करते देखो आगे इसके प्रकार की। तो इसके प्रकार मैंने बोला, एक हमारा वास्तविक जीडीपी होता है, एक हमारा नॉमिनल जीडीपी मतलब मौद्रिक जीडीपी होता है। तो अब इसको समझो, ये होता क्या आपका। तो देखो वास्तविक जीडीपी होता है आपका, अगर मैं जीडीपी कैलकुलेट करूं, मतलब वर्तमान वर्ष, इस वर्ष में जितना भी उत्पादन हुआ, इस वर्ष में जितना भी अंतिम वस्तु का उत्पादन हुआ, तो वर्तमान वर्ष के उत्पादन की गणना अगर मैं करूं, किसके, देखो उत्पादन तो हुआ लेकिन उसकी कोई कीमत भी होगी, तभी तो हम जीडीपी का वैल्यू निकाल पाएंगे ना। तो वर्तमान वर्ष के उत्पादन की गणना अगर हम आधार वर्ष की कीमतों पर करें, आधार वर्ष क्या है भाई, अब आधार वर्ष की कीमतों आधार वर्ष की कीमतों पर करें, तो उसे हम वास्तविक जीडीपी बोलते हैं। आधार वर्ष की कीमत होता है, हमें इसे इंग्लिश में बेस ईयर बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि जो हमारा इस साल, जो हमारा ये साल चल रहा है, इससे पहले हम कोई भी साल ले सकते हैं। इससे पहले हमारा 2025 गया, इससे पहले हमारा 2024 गया, इससे पहले हमारा 2023 गया। ठीक है, तो जिस साल में अच्छा परफॉर्मेंस हुआ होता है जीडीपी का, हम उस साल का प्राइस ले लेते हैं। उस साल की जितने भी उत्पादन, मतलब इस वर्ष में जितना भी उत्पादन हुआ, उस वर्ष में देख लेंगे कि आपका प्राइस क्या था उस वस्तु का। तो हम उसके उस प्राइस के साथ हम इस वर्ष के जितने भी उत्पादन है उसकी गणना करते हैं मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो इसका देखो यहाँ पे समझो, आपका वर्तमान वर्ष के उत्पादन की गणना इसमें आधार वर्ष मतलब कोई पीछे का साल ले लेते हैं अच्छा, जिसमें परफॉर्मेंस होता है, आधार वर्ष की कीमतों पर करें तो हमारा वास्तविक जीडीपी होता है। इसलिए हमारा इसका फॉर्मूला क्या होता है, वास्तविक जीडीपी का फॉर्मूला होता है, समीशन लगाते हैं हम। क्योंकि हमारा देखो वर्तमान वर्ष ले रहे हैं, इसलिए हम क्वांटिटी, उत्पादन ले रहे हैं ना, उत्पादन को हम इंग्लिश में क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, तो क्वांटिटी के लिए हम क्यू लगाए और 1 लिख दिया। ये हमारा वर्तमान वर्ष को दर्शाता है 1 मल्टीप्लाई में। क्योंकि देखो आधार वर्ष की कीमत ले रहे हो, तो कीमत के लिए प्राइस इंग्लिश में बोलते हैं, तो प्राइस के लिए पी लगा दिया मैंने। और क्योंकि आधार वर्ष ले रहे हो तो 0 लगा दूंगा। ठीक है, आधार वर्ष को हम किससे, 0 से डिनोट करते हैं। तो Q1 वर्तमान वर्ष का उत्पादन मल्टीप्लाई में उसका कीमत क्या, आधार वर्ष का कीमत। ठीक है, ये समीशन इसलिए लगाया क्योंकि एक देश में सिर्फ एक ही वस्तु तो उत्पादित नहीं होती, बहुत सारी चीजें उत्पादित होती है। तो अगर ये एक वस्तु उत्पादित हुई तो एक वस्तु के लिए हो गया ये। ठीक है, वर्तमान वर्ष का उत्पादन जितना भी हुआ एक वस्तु का, ठीक है, मान के चलो ए वस्तु मेरी 100 बनी, तो उसकी कीमत देख लेंगे हम आधार वर्ष में कितनी थी, उससे मल्टीप्लाई कर दिया। बी वस्तु भी बनी होगी कोई, है ना,
बी वस्तु कोई नाम होगा तो बी वस्तु ही बनी होगी, तो प्लस में हम क्या करेंगे, बी वस्तु का भी कोई उत्पादन जितना हुआ उतना मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, आधार वर्ष की उसकी कीमत क्या आती है ना। ऐसी अगर सी वस्तु बनी होगी तो सी वस्तु का भी हम कर देंगे यहाँ पे तुम्हारा इसका वर्तमान वर्ष का उत्पादन मल्टीप्लाई कर देंगे आधार वर्ष की कीमत के साथ। तो ऐसे ही बहुत सारा चलता रहता है, जितनी वस्तुएं हम यहाँ से वास्तविक जीडीपी निकाल लेते हैं। कैसे, वर्तमान वर्ष में जितना भी उत्पादन हुआ होगा आधार वर्ष की उसकी जो भी कीमत होगी उसको मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा वास्तविक जीडीपी, ठीक है। फॉर्मूला क्या है इसका, फॉर्मूला है भाई क्वांटिटी Q1 मल्टीप्लाई में P0, ओके, ये इसका फॉर्मूला हो गया। एंड दूसरा देखो आपका मौद्रिक जीडीपी क्या होता है, फिर मौद्रिक जीडीपी होता है वर्तमान वर्ष में जितना भी उत्पादन हुआ हो, ठीक है। वर्तमान वर्ष के उत्पादन की गणना, वर्तमान वर्ष की उत्पादन की गणना अगर हम इसी वर्ष के उसके प्राइस के साथ करें, ठीक है, वर्तमान वर्ष के उत्पादन की गणना वर्तमान वर्ष की कीमतों पर ही करें, वर्तमान वर्ष की कीमतों पर करें, कीमतों पर करें, ठीक है। मतलब इस साल उसका जो भी प्राइस होगा हम उसी के साथ वर्तमान वर्ष में उसका जो भी उत्पादन हुआ होगा उसी के साथ हम क्या उसकी गणना करें, तो वो हमारा मौद्रिक जीडीपी होता है, ठीक है। इसका क्या है, वर्तमान वर्ष की उत्पादन की गणना वर्तमान वर्ष की कीमतों पर ही करें, ठीक है। जिसको हम वर्तमान वर्ष को हम चालू वर्ष भी बोलते हैं क्योंकि ये चल रहा होता है हमारा वर्ष, ठीक है, ओके। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा एक बार बताओ मेरे को, अगर मैं मौद्रिक जीडीपी का फॉर्मूला देखना चाहूं तो क्या बनेगा मेरा, मौद्रिक जीडीपी। तो देखो समीशन, इसमें ही समीशन लगाऊंगा है ना। क्वांटिटी क्योंकि हम वर्तमान वर्ष की ले रहे हैं इसलिए हम वर्तमान वर्ष के लिए क्वांटिटी क्यू लगाएंगे, वर्तमान वर्ष है तो हमारा 1 लगाएंगे, है ना। वर्तमान वर्ष की कीमत भी ले रहे हैं तो प्राइस के लिए हम पी लगाएंगे, और वर्तमान वर्ष ले रहे तो 1 लगाएंगे, है ना। आधार वर्ष होता तो 0 लगाता मैं। तो इससे मेरे को पता चल गया भाई वर्तमान वर्ष का उत्पादन मल्टीप्लाई में वर्तमान वर्ष की कीमत ही ले रहे हैं, तो ये तो हमारा मौद्रिक जीडीपी का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अगर बहुत सारी वस्तु होती तो ए वस्तु के लिए हो गया, प्लस में बी वाली वस्तु भी होती तो बी के लिए हम कर देते Q1 मल्टीप्लाई P1, है ना। मान के चलो ये ए वस्तु है, प्लस में अगर मेरा बी वस्तु भी होता, ये समीशन लगाने का कारण यही है, बी वस्तु होता तो Q1 मल्टीप्लाई में इसका जो भी प्राइस होगा वर्तमान वर्ष में, ऐसी सी वस्तु के लिए होगा तो Q1 मल्टीप्लाई में P1, ओके। ऐसे चलता रहेगा। बेसिकली फॉर्मूला क्या है, समीशन Q1 मल्टीप्लाई में P1, ओके। तो देखो ये तो आपने ऊपर ऊपर से समझा कि वास्तविक जीडीपी आपका क्या होता है, मौद्रिक जीडीपी क्या होता है और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, ओके। एंड देखो अब इसको थोड़ा डीप में समझते हैं। तो वास्तविक जीडीपी क्या आपका, वास्तविक जीडीपी को हम रियल जीडीपी बोलते हैं ना। तो रियल जीडीपी वह जीडीपी है जिसमें चालू वर्ष मतलब वर्तमान वर्ष के उत्पादन की गणना आधार वर्ष, ठीक है, आधार वर्ष वही बेस ईयर के स्थिर कीमतों, क्योंकि हम पिछले वर्ष कोई भी ले रहे हैं उसमें तो कीमत अब स्थिर हो चुकी है ना, उसकी कीमत तो हमें पता है, तो स्थिर कीमत होती है, ठीक है, उसको हम स्थिर कीमत बोलते हैं। तो वर्तमान वर्ष के उत्पादन की गणना हम आधार वर्ष की कीमतों पर, स्थिर कीमतों पर करें तो हमारा वो क्या होता है, वास्तविक जीडीपी, ठीक है। तो वास्तविक जीडीपी का फॉर्मूला भी है रियल जीडीपी इज इक्वल टू में समीशन Q1, ठीक है, वर्तमान वर्ष का उत्पादन मल्टीप्लाई में आधार वर्ष की कीमत उसका, ओके। तो Q1 मतलब क्या आपका वर्तमान वर्ष की मात्रा या उत्पादन, ठीक है। दूसरा P0 आपका आधार वर्ष की कीमत, ठीक है, प्राइस ऑफ बेस ईयर। तो ये समझ गए। इसके बाद इसकी कुछ विशेषताएं है जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। एक देखो उदाहरण है आपका, उदाहरण समझो पहले। आधार वर्ष में मोबाइल की कीमत कितनी, 18,000 थी। आधार वर्ष कोई भी पिछले साल में मोबाइल की कीमत कितनी थी, 18,000 थी। और वर्तमान वर्ष में मतलब इस साल आपका जो बना है मोबाइल वो कितना बना है, 100 मोबाइल बना है, ठीक है। तो आपको रियल जीडीपी निकालना है, आधार वर्ष की कीमत दे दी आपको और वर्तमान वर्ष का आपका जितना उत्पादन हुआ वो दे दिया, तो रियल जीडीपी निकाल लोगे समीशन Q1 मल्टीप्लाई में P0, ओके। तो Q1 हमारा क्वांटिटी कितनी बनी है 100, मल्टीप्लाई में प्राइस कितना है आधार वर्ष में 18,000, ठीक है। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 लाख आ गया आपका, ओके, जीडीपी। इसकी विशेषता क्या है वास्तविक जीडीपी की, पहला तो आपका आधार वर्ष की कीमतों का उपयोग किया जाता है इसमें, हमें पता है आधार वर्ष की कीमत लेते हैं वास्तविक जीडीपी में हम। दूसरा इसमें मुद्रास्फीति का प्रभाव नहीं होता। मुद्रास्फीति क्या है भाई, मुद्रास्फीति क्या है मेरे को एक बार बताओ आप। मुद्रास्फीति को हम इंग्लिश में इन्फ्लेशन भी बोलते हैं। तो महंगाई का प्रभाव क्यों नहीं होता, क्योंकि हम कोई पिछला साल अगर ले रहे हैं बेस ईयर के तौर पे, बेस ईयर की कीमतों पे तो मतलब ले रहे हैं, तो आप बताओ इस पे महंगाई का असर कैसे होगा, क्योंकि वो तो स्थिर कीमत है ना, उस पर तो महंगाई बढ़ ही नहीं सकती, वो तो स्थिर हो गई है कीमत। तो इस पे क्या हमारा महंगाई का असर या फिर मुद्रास्फीति का प्रभाव नहीं दिखता वास्तविक जीडीपी में, ओके। वास्तविक उत्पादन को दर्शाता है, ये क्या वास्तविक उत्पादन को दर्शाता है, क्योंकि अगर हम किसी देश के
मतलब जिस साल आपका अच्छा परफॉर्मेंस हुआ देश में, ठीक है, जीडीपी के तौर पे, तो उस साल की जो भी प्राइस होगा उसके उस पे अगर हम इस साल के उत्पादन की गणना करेंगे तो एक अच्छा हमारा परफॉर्मेंस निकल के आएगा, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वास्तविक उत्पादन को दर्शाता है ये। उसके बाद आपका आर्थिक वृद्धि, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ को मापने के लिए ज़्यादा उपयुक्त है ये। आर्थिक वृद्धि अगर देखनी हो तो हम वास्तविक जीडीपी का यूज करते हैं, ओके। उसके बाद दूसरा आपका है मौद्रिक जीडीपी। अगर अच्छा कौन सा माना गया आपका, वास्तविक जीडीपी, ओके, ये भी ध्यान रखना। दूसरा आपका मौद्रिक जीडीपी। मौद्रिक जीडीपी को हम नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं। तो मौद्रिक जीडीपी वही, नॉमिनल जीडीपी वह जीडीपी है जिसमें चालू वर्ष या वर्तमान वर्ष के उत्पादन की गणना वर्तमान वर्ष की कीमतों पर ही करते हैं, ओके, पता ये तो। नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला भी वही है, Q1 वर्तमान वर्ष का उत्पादन मल्टीप्लाई में P1 उसका जो भी प्राइस होगा वर्तमान वर्ष में वो, ओके। तो ये क्यू क्या है आपका, करंट ईयर प्राइस या फिर सॉरी करंट ईयर क्वांटिटी आपकी। करंट ईयर मतलब वर्तमान वर्ष की मात्रा या उत्पादन। पी क्या आपका, P1 करंट ईयर प्राइस, ठीक है, या फिर आपका वर्तमान वर्ष की कीमत, ओके। ये तो समझ गए ना आप। अब देखो इसका भी उदाहरण समझ लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए पूरा कॉन्सेप्ट। तो देखो उदाहरण क्या आपका, 2026 में 100 मोबाइल बने और प्रत्येक की कीमत क्या है, 20,000 है। मतलब 2026 में क्या 100 मोबाइल बने, इस साल हमारा 2026 में 100 मोबाइल बना है और उसकी कीमत क्या है, 20,000 है। तो नॉमिनल जीडीपी निकाल लोगे। हमें वर्तमान वर्ष की कीमत भी दे दी और वर्तमान वर्ष का उत्पादन भी दे दिया, तो समीशन लगाऊंगा। वर्तमान वर्ष का उत्पादन कितना हुआ है, 100 है ना, तो 100 लगा दिया मैंने Q1 की जगह, मल्टीप्लाई में P1। वर्तमान वर्ष का प्राइस क्या है मेरा, 20,000 है, तो 20,000 लगा दिया, मल्टीप्लाई करूंगा इसको तो मेरा 20 लाख आ जाएगा। तो नॉमिनल जीडीपी मेरा कितना आ गया, 20 लाख। तो अभी देखो एक चीज हमने देखी यहाँ पे, एक चीज क्या देखी हमें, हमने देखने को मिली हमें कि आपका नॉमिनल जीडीपी जो आया वो आया 20 लाख, और वास्तविक जीडीपी जो आपका आया था वो आया था आपका यहाँ पे देखो 18 लाख। कैसे आया था, क्योंकि इसकी कीमत क्या थी, 18,000 थी, और उत्पादन कितना हुआ था, 100 ही हुआ था। उत्पादन इस साल भी हमारा 100 ही हुआ, लेकिन इसकी कीमत क्या है, इस साल बढ़ गई है हमारा। हमने बेसिकली पिछले साल में हमारी कीमत 18,000 थी, कोई भी साल होगा, लेकिन इस साल हमारा वर्तमान वर्ष में कीमत कितनी है, 20,000 है। तो मतलब कीमत बढ़ गई है। कीमत बढ़ने से क्या आपका दिख रहा है, नॉमिनल जीडीपी बढ़ता हुआ दिख रहा है ना। उत्पादन तो उतना ही है ना, देश में उत्पादन उतना ही हुआ, बट कीमत बढ़ने से हमारा जीडीपी ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो ये क्या सही है, नहीं। अगर हमारा उत्पादन ज्यादा होता, प्राइस उतना ही रहता, बेशक से प्राइस हल्का कम हो मतलब बढ़ जाता, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उत्पादन तो बढ़ा ही नहीं ना। तो कहीं ना कहीं ये जो है असली पिक्चर नहीं दिखा रहा हमको, है ना। तो याद रखना एक चीज, तो पहले ये कॉन्सेप्ट समझो कि अगर आपका नॉमिनल जीडीपी ज्यादा होगा, ठीक है, अगर आपका यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, नॉमिनल जीडीपी अगर ज्यादा है रियल जीडीपी से, तो इसका मतलब तो भाई सीधा सीधा है कि आपका कीमत बढ़ा है ना। कीमत बढ़ा है कहीं ना कहीं, वर्तमान वर्ष में पिछले वर्ष से कीमत बढ़ गई है, और कीमत बढ़ गई है तो मतलब महंगाई हुई है ना। कीमत बढ़ने को ही तो हम महंगाई बोलते हैं, इन्फ्लेशन बोलते हैं, मुद्रास्फीति बोलते हैं। और कीमत घटने को क्या बोलते हैं हम, आप बताओ। कीमत घटने को क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन। हम महंगाई मतलब कीमत बढ़ने को बोल रहे हैं, तो कीमत घटने को क्या बोलते हैं हम, डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन का उल्टा डिफ्लेशन, ठीक है, अब स्फीति जिसे हम बोलते हैं। तो वो क्या है आपका, जब कीमत घट जाए। अच्छा कीमत घट जाएगा मेरा इस साल, मान के चलो ये जो है पिछले साल मैंने देखा था 18,000 था, अगर मेरा ये 15,000 हो जाए, 18 से 15 हो गया, कीमत घट गया, तो वैल्यू भी कम आएगी, नॉमिनल जीडीपी की वैल्यू कम आएगी, रियल की ज्यादा आएगी। तो हमारा क्या देखने को मिलेगा, मतलब कि डिफ्लेशन हुआ है, कहीं ना कहीं कीमत घटी है ना। तो ये चीज तो आप समझ गए। उसके बाद आप देखो इसकी विशेषता क्या है, वर्तमान कीमतों पर इसका उपयोग करते हैं हम। इसमें मुद्रास्फीति का प्रभाव शामिल होता है। आपको पता है कि समय के साथ कीमत बढ़ती है, समय के साथ हमको किसी भी चीज की प्राइस वैल्यू आपको ज्यादा ही देखने को मिलती है, ये सच्चाई है। आपको पता है 10 साल बाद, 10 साल पहले या 5 साल पहले जितने की सब्जियां दे रहे थे, मतलब जितने रुपए किलो सब्जियां थी, आलू ही मान लो, बट इस साल देखोगे आप, अभी के टाइम देखोगे तो महंगाई बढ़ गई है, सब्जियां महंगी हो गई, फल महंगे हो गए, सामान घर के महंगे हो गए, तो कीमत बढ़ी है ना, समय के साथ कीमत बढ़ी है, इन्फ्लेशन हुआ है। तो मुद्रास्फीति का असर ये मौद्रिक जीडीपी में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। कीमत बढ़ने से जीडीपी बढ़ सकती है। मैंने बोला कीमत बढ़ने से हमारा क्या हुआ था, उत्पादन तो सो ही हुआ था, लेकिन कीमत बढ़ने से क्या हुआ, जीडीपी बढ़ गई, है ना। भले ही उत्पादन बढ़ा ना हो, ओके, बट जीडीपी आपकी बढ़ सकती है। वास्तविक उत्पादन की सही तस्वीर नहीं दिखाता, वास्तविक में कितना उत्पादन हुआ ये सही तस्वीर नहीं दिखाता। कीमत बढ़ने से भाई जीडीपी तो बढ़ा देता है ये, लेकिन वास्तविक में उत्पादन कितना हुआ ये सही नहीं बताता, ठीक है। तो अच्छा कौन सा माना गया, वास्तविक जीडीपी को, इसीलिए अच्छा माना गया क्योंकि उसमें मुद्रास्फीति कीमत का असर ज्यादा देखने को नहीं मिलता, क्योंकि कीमत स्थिर होती है ना। अच्छा हमने एक चीज देखा भाई कि कीमत बढ़ने से
मतलब कि ये समझा हमने कि आपका नॉमिनल जीडीपी जो है हमेशा मोस्टली ज्यादातर केसेस में आपको ज्यादा ही देखने को मिलेगा वो रियल जीडीपी से। ठीक है, मौद्रिक जीडीपी जो आपका मौद्रिक जीडीपी आपको ज्यादा देखने को मिलेगा किससे? वास्तविक जीडीपी से। ये जब होगा जब आपका महंगाई होगा, है ना। अगर ये कम है आपका अगर ये कम है आपका तो क्या होगा? इन्फ्लेशन होगा। अगर ये कम है तो फिर क्या होगा? मौद्रिक जीडीपी वास्तविक जीडीपी से कम है तो क्या होगा? इन्फ्लेशन का उल्टा मैंने बताया था डिफ्लेशन, जब हमारी कीमत घट जाती है। ठीक है, डिफ्लेशन। अपस्फीति, इसको हम मुद्रास्फीति बोलते हैं, इसको हम अपस्फीति बोलते हैं। ठीक है, अच्छा। और इसका मतलब क्या होता है? कीमत बढ़ना। कीमत बढ़ने पर मुद्रास्फीति होती है, महंगाई होती है। और कीमत घटने पे क्या होती है? अपस्फीति होती है, डिफ्लेशन होता है। ठीक है, कीमत घटना। ओके। अच्छा, आपको दिख रहा है भाई कि जर्नली तो हमें मौद्रिक जीडीपी मतलब ज्यादा देखने को मिलती है, हमें ये वाला केस ज्यादातर देखने को मिलता है, समय के साथ कीमत बढ़ता है। तो कितना कीमत बढ़ा, कितना अंतर देखने को मिला कीमत बढ़ने से? ठीक है, कीमत बढ़ने से कितना मौद्रिक जीडीपी बढ़ा, कितनी महंगाई का असर देखने को मिला, इसी को पता करने के लिए हम क्या करते हैं भाई? जीडीपी डिफ्लेटर का यूज करते हैं, अब सफायक जीडीपी का यूज करते हैं। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट हमारा आता है जीडीपी डिफ्लेटर। ठीक है, या इसको बोल सकते हैं आप सफायक जीडीपी। ये जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? बेसिकली आपका ये होता है एक प्राइस इंडेक्स की तरह काम करता है। ठीक है, प्राइस इंडेक्स की तरह काम करता है, आपका सूचकांक की तरह काम करता है। ठीक है, कीमत सूचकांक जो कीमत का एक वैल्यू बताता है, इंडेक्स बताता है। ठीक है, सूचकांक की तरह काम करता है। इंडेक्स क्या होता है? वैल्यू होता है। ठीक है, परसेंटेज के टर्म्स में ही बताता है कितना परसेंटेज महंगाई के कारण असर देखने को मिला, और आपका वैल्यू के टर्म्स में भी आपको बताता है। ओके, तो ये आपका क्या, मौद्रिक जीडीपी और वास्तविक जीडीपी के बीच कितना आपका मुद्रास्फीति का असर देखने को मिला, इसी को कौन बताता है? जीडीपी डिफ्लेटर। ठीक है, डिफ्लेटर, ये डिफ्लेटर है। ठीक है, तो देखो आपका बोला है यहाँ पे जीडीपी डिफ्लेटर एक मूल्य सूचकांक, ठीक है, प्राइस इंडेक्स है, क्योंकि आपका ये कीमत का बताता है इंडेक्स। ओके, है जो बताता है कि नॉमिनल जीडीपी, मौद्रिक जीडीपी और रियल जीडीपी। ठीक है, रियल जीडीपी वास्तविक जीडीपी में कितना अंतर केवल कीमत में परिवर्तन के कारण है, मतलब कीमत में परिवर्तन के कारण कितना अंतर आया, ये कौन बता रहा है? आपका जीडीपी, अपस्फीति जीडीपी। ठीक है, तो जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला भी होता है, जीडीपी डिफ्लेटर आपका होता है नॉमिनल जीडीपी ऊपर, क्योंकि जनरली हमें नॉमिनल जीडीपी की वैल्यू ज्यादा दिखती है, कीमत क्योंकि समय के साथ बढ़ती है इसलिए। ठीक है, तो नॉमिनल जीडीपी ऊपर, ज्यादा वाली वैल्यू ऊपर। ठीक है, ज्यादा वाली नहीं, सीधा ये समझो नॉमिनल जीडीपी ऊपर। ओके, नीचे आपका रियल जीडीपी, मौद्रिक जीडीपी ऊपर, नीचे वास्तविक जीडीपी, मल्टीप्लाई में आपका 100। ओके, तो हमारे जीडीपी डिफ्लेटर आ जाएगा, कितना कीमत में परिवर्तन आने से, कितना कीमत की वजह से आपका असर देखने को मिला, ये बता देगा आपका। ठीक है, तो इसको समझ लो। देखो उदाहरण में आपको दे रखा है यहाँ पे, नॉमिनल जीडीपी कितना है आपका? 25 लाख, और रियल जीडीपी कितना है मेरा? 20 लाख, है ना। अगर मुझे निकालना है भाई जीडीपी डिफ्लेटर, तो देखो जीडीपी डिफ्लेटर, तो वास्तविक जीडीपी ऊपर, ओ सॉरी, मौद्रिक जीडीपी ऊपर रखूंगा मैं, मौद्रिक जीडीपी अपोन में वास्तविक जीडीपी, है ना, मल्टीप्लाई में 100। ओके, मौद्रिक जीडीपी मतलब नॉमिनल जीडीपी ऊपर, वास्तविक जीडीपी मतलब रियल जीडीपी नीचे, है ना। क्योंकि हमें देखने को मिल रहा है भाई कि नॉमिनल जीडीपी जो है आपका 25 लाख है, ज्यादा है 20 लाख से, है ना, 5 लाख ज्यादा है। तो मतलब कहीं ना कहीं हमें ये देखने को मिल रहा है कि कीमत तो बढ़ी है। अब कितनी बढ़ी है, कितना मतलब महंगाई का असर दिखा है, इसको समझते हो। देखो मौद्रिक जीडीपी कितना है? 25 लाख है, 25 लाख रख दिया मैंने। वास्तविक जीडीपी कितना है मेरा? 20 लाख है, 20 लाख रख दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई में 100, तो नीचे 6 जीरो है, ऊपर से 6 जीरो काट दो, 5 जीरो इधर काट दो, 1 जीरो ये। ठीक है, अब 2 पंचे 10 पे काट दो, 10 को 2 पंचे 5 बार पे काट दो। ठीक है, तो अब देखो 25 और 5 मल्टीप्लाई करोगे, है ना, मल्टीप्लाई का साइन है, तो 25 पंजे कितना होता है? 125, 125 करोड़। मतलब महंगाई का कितना असर देखने को मिला? 125 करोड़, या 125
आप वैल्यू लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे करोड़ नहीं लगाया, करोड़ लगा दो, ठीक है। तो आपका, सॉरी सॉरी सॉरी, 25 लाख है, ये 20 लाख है, ठीक है। तो 125 जो है आपका, 125 आपका वैल्यू आया है, ठीक है। तो 125 जो है ये रुपए, कितने रुपए होने चाहिए वैसे 125? तो 125 तो आपका वैल्यू आ गया, ठीक है। अच्छा, मुझे बताना कितना परसेंटेज मुद्रास्फीति का असर देखने को मिला है। तो यहाँ पे कितना परसेंट है, 100 से जितना ज्यादा हो, 100 से कितना ज्यादा है, 25 ज्यादा है। तो 25% मुझे असर देखने को मिला है, ठीक है। तो वही लिखा है यहाँ पे, देखो जीडीपी डिफ्लेटर का हमने फॉर्मूला लगाया है, ठीक है। नॉमिनल जीडीपी अपोन में रियल जीडीपी मल्टीप्लाई में 100, तो 25 लाख अपोन में 20 लाख मल्टीप्लाई में 100, ठीक है। तो यहाँ से मैंने 6 जीरो काट दिए, 125 आया मेरा। तो कितना ज्यादा है, 100 से 25 ज्यादा है, तो 25%, ठीक है। तो आधार वर्ष की कीमत, जो भी आधार वर्ष की कीमत है उसकी तुलना में कितना कीमतें अभी जो है वर्तमान वर्ष की कीमतें कितना 25% अधिक है, ओके। ये हमने बता दिया, ओके। विशेषता क्या है, यह केवल, जो जीडीपी डिफ्लेटर है यह केवल एक मूल्य सूचकांक है, प्राइस इंडेक्स है, जो वैल्यू प्रोवाइड करता है हमको। मुद्रास्फीति को मापने में उपयोग किया जाता है, इसको इन्फ्लेशन मापने के लिए हम उपयोग करते हैं, पता ही है आपको, ठीक है। इसमें केवल देश में उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाएं शामिल होती है। जितनी भी हम इसमें वैल्यू ऐड, मतलब वैल्यू आती है, ये सारी देश में उत्पादित वस्तु, अंतिम वस्तु और सेवाओं की शामिल होती है, ओके। और नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के बीच संबंध बताता है। नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में कितना कीमतों के वजह से चेंजेस आया है, उसका संबंध कौन बताता है, ये जीडीपी डिफ्लेटर, ओके। तो ये तो हमने जीडीपी डिफ्लेटर समझ लिया। अब एक आता है आपका कॉन्सेप्ट वास्तविक जीडीपी और मौद्रिक जीडीपी में अंतर, उसको समझ लो। तो वास्तविक जीडीपी और मौद्रिक जीडीपी में अंतर समझ लो, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, ठीक है। तो वास्तविक जीडीपी क्या होता है आपका, वर्तमान वर्ष का उत्पादन की गणना हम आधार वर्ष की कीमतों पर करते हैं, पता ही है आपको। और इसमें क्या, हम वर्तमान वर्ष के उत्पादन की गणना वर्तमान वर्ष की कीमतों पर ही करते हैं, ठीक है। इसमें क्या, मुद्रास्फीति का असर हमें देखने को नहीं मिलता है वास्तविक जीडीपी में, इसमें क्योंकि स्थिर मतलब कीमत जो होती है स्थिर होती है। और इसमें क्या, हमें मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन का प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद आपका वास्तविक जीडीपी में वास्तविक उत्पादन को दर्शाता है ये, है ना। और यह जो है उत्पादन और कीमतों में हुए परिवर्तन को दर्शाता है ना। उत्पादन और कीमत में जितना परिवर्तन होता है समय के साथ वर्तमान समय में, तो उसको कौन दर्शाता है, आपका मौद्रिक जीडीपी, ओके। और इसमें क्या जो है आपका, अलग अलग वर्षों की तुलना के लिए ज्यादा हम इसको उपयुक्त मानते हैं, क्योंकि अलग अलग वर्षों की कीमत के साथ हम इसकी तुलना कर सकते हैं ना, तो इसको हम कम उपयुक्त मानते हैं। उसके बाद आपका वास्तविक आर्थिक वृद्धि देखनी हो, रियल इकोनॉमिक ग्रोथ अगर पता करनी हो, तो हम किसका यूज करते हैं, वास्तविक जीडीपी का, ओके। तो वास्तविक आर्थिक ग्रोथ मापने में ज्यादा उपयोगी है, वास्तविक आर्थिक वृद्धि का सही अनुमान नहीं देता ये, क्योंकि हम क्या करते हैं, इसमें वर्तमान वर्ष की कीमत लेते हैं, जिस वजह से इसमें महंगाई का असर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अच्छा, रियल जीडीपी का फॉर्मूला बताइए, Q1 मल्टीप्लाई में P0, क्योंकि वर्तमान वर्ष का उत्पादन मल्टीप्लाई में आधार वर्ष की कीमत लेते हैं। नॉमिनल जीडीपी में आपको पता है वर्तमान वर्ष का उत्पादन लेते हैं, मल्टीप्लाई में वर्तमान वर्ष की कीमत लेते हैं, ठीक है। और अगला आपका है जीवन स्तर और आर्थिक प्रगति का सही विश्लेषण करने में ज्यादा उपयोगी होता है ये, ठीक है। आर्थिक प्रगति वही इकोनॉमिक ग्रोथ को, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को पहचानने के लिए, उसका विश्लेषण करने के लिए ज्यादा प्रयुक्त कौन सा है, वास्तविक जीडीपी, ठीक है। और ये आपका वर्तमान बाजार मूल्य जानने के लिए ज्यादा जरूरी है। वर्तमान बाजार मूल्य देखना हो, मार्केट प्राइस देखना हो, तो कौन ज्यादा उपयोगी है, आपका मौद्रिक जीडीपी, ओके। अच्छा, अब बात करते हैं, हमने अभी तक तो समझ लिया, चलो हमने 3-4 कॉन्सेप्ट समझ लिए। हमने अभी जीडीपी समझ लिया है, हमने अभी रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी क्या होता है इसको समझ लिया है, और इसमें डिफरेंस समझ लिया है। एंड एक हमने जीडीपी डिफ्लेटर समझ लिया, ठीक है, जिसको हम अब सफायक जीडीपी बोलते हैं। तो ये 3 कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया। अब मैंने बात करा, एक हम समझेंगे अब स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक एंड फ्लो क्या होता है, स्टॉक फ्लो, इसको हिंदी में स्टॉक बोलते हैं, इसको हम प्रवाह बोलते हैं। स्टॉक और प्रवाह क्या होते हैं इसको समझेंगे अब। तो देखो, स्टॉक आपका क्या होता है, स्टॉक एक ऐसा इकोनॉमिक वेरिएबल है, ठीक है। ये ऐसे इकोनॉमिक वेरिएबल होते हैं जो कि किसी एक निश्चित समय बिंदु, ठीक है, जो कि क्या, एट अ पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब हम एक निश्चित समय की बात करें। मैं बात कर रहा हूं, अगर अगर मेरे अभी बैंक बैलेंस में कितना पैसा है, ठीक है, मतलब बैंक में कितना बैलेंस है, मेरे पैसे कितने हैं, सेविंग कितनी है, ठीक है, तो उसकी बात कर रहा हूँ। तो वो क्या, मैं अभी की बात कर रहा हूँ। तो टाइम डिसाइडेड है, ठीक है, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय की पे मैं बैंक बैलेंस देख रहा हूँ। तो वो क्या हो गया, मेरा आपका स्टॉक हो गया, ओके, स्टॉक का वेरिएबल हो गया। अगर मैं बात कर रहा हूँ अभी मेरी कुल संपत्ति कितनी है,
तो मैं टाइम अभी बात कर रहा हूँ ना, तो ये मेरा हो गया। अगर मैं बात कर रहा हूँ कि मेरे फैक्ट्री में अभी कितना स्टॉक पड़ा हुआ है ना, कितना माल पड़ा हुआ है, तो उसकी बात कर रहा हूँ, तो वो भी मेरा क्या हो गया, स्टॉक वेरिएबल हो गया। तो वही है, जो निश्चित समय पे मापा जाए, जो निश्चित समय बिंदु पर मापा जाए, उसी को हम स्टॉक वेरिएबल कहते हैं या स्टॉक कहते हैं। ठीक है, स्टॉक किसी वस्तु, संपत्ति या संसाधन की कुल मात्रा, ठीक है, ये कितनी मात्रा उपलब्ध है अभी, टोटल क्वांटिटी अवेलेबल कितनी है, उसको ही बताता है ये। ओके, तो उदाहरण में देखो, बैंक खाते में 50,000 की राशि, 50,000 की राशि लो, 10,000 की राशि लो, कितनी भी लो, बैंक खाते में राशि, तो वो मैं बात करता हूँ एक निश्चित समय पर, तो वो मेरा क्या हो गया, बैंक बैलेंस आपका स्टॉक वेरिएबल हो गया। 1 अप्रैल को गोदाम में 500 बोरी चावल, 500 बोरी लो, 100 बोरी लो, 10 बोरी लो, चावल के बदले कुछ और ले लो। ठीक है, तो वो सब जो देखो, मैंने बात क्या करा, 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल मेरा निश्चित टाइम हो गया, तो ये क्या हो गया, मेरा स्टॉक वेरिएबल हो गया। किसी वस्तु, किसी व्यक्ति की कुल संपत्ति वेल्थ जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो वो मेरा क्या हो गया। ऐसे नहीं बात करते हम कि आज से लेके 1 साल पहले तक मेरी कितनी कुल संपत्ति थी, ऐसे नहीं बात करते। हम बात करते हैं अभी कितनी कुल संपत्ति है, 10 साल पहले कितनी कुल संपत्ति थी, तो निश्चित समय हमारा डिसाइड होता है, उस पर हम संपत्ति की बात करते हैं। तो ये भी हमारा क्या है, स्टॉक वेरिएबल हो गया। मशीनों का कुल स्टॉक, मशीनें कितनी है, ये भी हमारा कुल स्टॉक होगा, सॉरी स्टॉक वेरिएबल हो गया। पूंजी, कैपिटल कितना लगाया था हमने, ये भी हमारा एक निश्चित समय पर हम कैपिटल, मतलब हमें टाइम डिसाइडेड होता है, तो वो हमारा क्या हो गया, स्टॉक हो गया, स्टॉक वेरिएबल। जनसंख्या किसी देश की, जनसंख्या की बात करते हैं, तो जनसंख्या कितनी है, ऐसे बात नहीं करते कि आज से लेके, या फिर मान लो 1 साल में कितनी जनसंख्या बढ़ी। अगर 1 साल में कितनी जनसंख्या बढ़ी, तो उसमें तो भाई समय अवधि आ रहा है, वो हमारा फ्लो कॉन्सेप्ट हो जाएगा, परवा हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूँ 2024 में कितनी जनसंख्या थी, आज कितनी जनसंख्या है, 10 अप्रैल को कितनी जनसंख्या थी, तो वो सब हमारा क्या होगा, स्टॉक वेरिएबल, क्योंकि हम निश्चित समय की बात कर रहे हैं। ओके, तो निश्चित समय बिंदु की बात हो जिसमें, वो हमारा क्या हो जाएगा, स्टॉक वेरिएबल हो जाएगा। ओके, तो इसकी विशेषता क्या है, पहला तो आपका किसी एक निश्चित समय पर मापा जाता है इसको, इसकी समय अवधि, ठीक है, इसमें टाइम पीरियड नहीं होता है, पता है आपको, टाइम ड्यूरेशन, मतलब टाइम ड्यूरेशन होता है। अगर मैं बात कर रहा हूँ 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है, इसको हम फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष भी बोलते हैं, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च बात कर रहा हूँ मैं, तो ये क्या हो गया, मेरा टाइम ड्यूरेशन हो गया। अगर मैं बात कर रहा हूँ 4 बजे से 5 बजे, तो ये भी मेरा क्या हो गया, टाइम ड्यूरेशन हो गया इसमें। मगर टाइम ड्यूरेशन नहीं होना चाहिए, 4 बजे की बात कर रहा हूँ, 4 बजे, तो ये मेरा टाइम ड्यूरेशन नहीं है, तो ये मेरा निश्चित समय है। अगर मैंने उसमें टाइम ड्यूरेशन डाल दिया, समय अवधि डाल दिया, तो आपका वो स्टॉक वेरिएबल नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें समय अवधि नहीं होती है। यह किसी वस्तु या एवं संपत्ति की कुल मात्रा बताता है, कितनी कुल मात्रा है, बेसिकली ये बताता है। स्टॉक बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। स्टॉक 10 साल पहले कितना था, हम 10 साल पहले की बात करेंगे, 10 साल पहले उस टाइम पे कितना स्टॉक था, और आज हमारा कितना स्टॉक है, तो बढ़ घट सकता है ना, ऐसे बात नहीं करेंगे इसमें। अगर मैंने बात कर दिया 10 साल से लेके अभी तक, ठीक है, इन 10 साल में कितना स्टॉक बढ़ा घटा, ऐसे बात कर देंगे, तो भाई आपका ये फ्लो कॉन्सेप्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें समय अवधि हमने बात कर दी। लेकिन मैं बात करूंगा 10 साल पहले, अभी 2016 में मेरा कितना स्टॉक था, कितना माल था गोदाम में, और मैं बात कर रहा हूँ 2026 में कितना माल है गोदाम में, तो ये मेरा स्टॉक वेरिएबल होगा, क्योंकि इसमें निश्चित समय हमने बात करा 2016, और निश्चित बात करा हमने 2026। ठीक है, ऐसे बात नहीं करा 2016 से लेके 2026 तक में कितना माल बिका, ये फिर फ्लो कॉन्सेप्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें समय अवधि आ गई। ठीक है, तो फ्लो हम बात करते हैं, अब इसको हम प्रवाह भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, प्रवाह या फ्लो, वह आर्थिक चर है, ये भी इकोनॉमिक वेरिएबल होते हैं, जिसे एक लेकिन समय अवधि पर मापे। ठीक है, तो जिसे एक क्या, निश्चित समय अवधि, ठीक है, इसमें समय अवधि होता है, निश्चित समय अवधि ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम में मापा जाए। ठीक है, ये भी एक इकोनॉमिक वेरिएबल है, लेकिन इसको क्या हम समय अवधि में मापते हैं, मतलब समय अवधि में बताते हैं। किसी भी वेरिएबल को अगर उसमें समय अवधि की बात कर दे, तो हमारा फ्लो कॉन्सेप्ट हो जाएगा। यह किसी समय अवधि में होने वाले परिवर्तन, मतलब टाइम जितना भी, 5 साल ले लो, 10 साल ले लो, 1 साल ले लो, 2 महीने ले लो, 4 महीने ले लो, उस टाइम ड्यूरेशन में जितना भी चेंजेस होता है, परिवर्तन को बताता है ये। या लेन देन, कितना ट्रांजेक्शन हुआ, कितना नहीं हुआ, इतने 1 साल में, 2 साल में, जितना भी टाइम ड्यूरेशन होगा, उसमें लेन देन को बताता है। ओके, तो उदाहरण क्या आपका, 1 वर्ष की राष्ट्रीय आय, अगर मैं 1 वर्ष की राष्ट्रीय आय बात कर रहा हूँ, मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च की बात कर रहा हूँ, तो इसमें राष्ट्रीय आय कितनी रही, ठीक है, इसकी बात कर रहा हूँ, तो ये मेरा क्या हो गया, फ्लो कॉन्सेप्ट हो गया, क्योंकि इसमें टाइम ड्यूरेशन हो गया। 1 महीने की इनकम, 1 महीने की इनकम की बात कर रहा हूँ, है ना, तो ये भी टाइम ड्यूरेशन है, 1 मंथ, तो ये भी हमारा सैलरी जो है, ये भी फ्लो कॉन्सेप्ट हो गया आपका। 1 वर्ष की बचत, 1 वर्ष में कितनी बचत हुई, ये भी बात कर रहा हूँ, तो सेविंग, है ना, जिसको हम सेविंग बोलते हैं। सेविंग भी हमारा क्या है, सेविंग ऐसे नहीं बोलते हम,
5 बजे मेरी कितनी बचत थी, ऐसे बात नहीं करते ना। 1 महीने में कितनी बचत हुई, 10 महीने में कितनी बचत हुई, 5 दिन में कितनी बचत हुई, हम इसकी बात करते हैं। इसलिए हम सेविंग को क्या, बचत को क्या, परवाह कॉन्सेप्ट मानते हैं, ठीक है। 1 वर्ष का उत्पादन, 1 वर्ष ही ले, चाहे 5 वर्ष लो, चाहे 10 वर्ष लो, चाहे 10 दिन लो, चाहे 20 दिन लो, बट टाइम ड्यूरेशन अगर आ जाए 10 बजे से 5 बजे तक मैं बात कर लूँ, टाइम ड्यूरेशन आ जाए तो उसको हम परवाह बोलते हैं। तो 1 वर्ष का उत्पादन ले रहा हूँ या मैं ले रहा हूँ 2 महीने में कितना उत्पादन हुआ मेरा, तो वो भी मेरा क्या हो गया, परवाह कॉन्सेप्ट हो गया ना। 1 वर्ष का निवेश, 1 वर्ष का निवेश लूँ, चाहे 10 वर्ष का निवेश लूँ, चाहे 5 वर्ष का निवेश लूँ, टाइम ड्यूरेशन आ जाए। अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे 1 अप्रैल से 1 जून, 1 महीने की बात करा मैंने, 1 अप्रैल से 1 जून, 2 महीने की बात करा, ठीक है। तो 2 महीने में मेरा कितना इन्वेस्टमेंट मैंने किया, ठीक है, कितना पैसा लगाया मैंने, तो वो हमारा क्या होगा, किन किन चीज़ों पे लगाया, तो टाइम ड्यूरेशन हो गया। तो इसमें मैंने बात कर दी टाइम ड्यूरेशन की, तो ये मेरा क्या होगा, निवेश क्या होगा, इन्वेस्टमेंट क्या होगा, मेरा परवाह कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। तो इसकी विशेषता क्या है, हमेशा समय अवधि के लिए मापा जाता है, इसको क्या, समय अवधि, समय अवधि के लिए मापे तो हमारा परवाह कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ऐसे वेरिएबल जिसको हम समय अवधि में मापे तो हमारा वो परवाह हो जाएगा। यह परिवर्तन या गतिशील को दर्शाता है, परिवर्तन चेंजेस को, या फिर आपका जितनी एक्टिविटी हुई उसमें उसको दर्शाता है, गतिविधि को। इसका संबंध उत्पादन, आय, व्यय आदि से होता है, ठीक है। इसका संबंध कितना उत्पादन हुआ, कितनी इनकम बढ़ी घटी, कितना खर्चा हुआ, इस सब से होता है, ठीक है। फ्लो क्या है, स्टॉक में परिवर्तन ला सकता है। टाइम ड्यूरेशन, कितने साल में आपका जो भी चीज लेन देन हुआ, जो भी ट्रांजेक्शन हुआ, ठीक है, वो क्या, एक स्टॉक, फिर हम बात करेंगे एक निश्चित समय पर, तो उसमें कहीं ना कहीं इसके वजह से अंतर आएगा, ठीक है। तो स्टॉक क्या, फ्लो में परिवर्तन लाता है, ठीक है। तो इसका एक अंतर है, स्टॉक और फ्लो में अंतर है, इसको समझ लो, ये पेपर में पूछ लेता है आपका। तो देखो, पहला तो स्टॉक तो आपको पता है यह निश्चित समय पर मापते हैं इसको ना, और इसको क्या, निश्चित समय अवधि पर मापते हैं। इसमें निश्चित समय है और इसमें क्या है, निश्चित समय या निश्चित समय बिंदु ही बोल सकते हो, और इसमें क्या है, निश्चित समय अवधि, टाइम ड्यूरेशन है इसमें। इसमें पॉइंट ऑफ टाइम है, ओके, पॉइंट ऑफ टाइम, और इसमें क्या है हमारा, टाइम ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन, ओके, ये ए है। तो ये हमारा टाइम ड्यूरेशन है और ये हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, ओके। दूसरा आपका, अगर मैं समय की बात करता हूँ अंतर में, तो समय जो है इसमें एक समय का बिंदु होता है, ये है ना, जो आपका स्टॉक है वो समय का बिंदु होता है। मतलब हम निश्चित समय की बात करते हैं, कौन से समय की बात कर रहे हैं, 1 दिन की बात कर रहे हैं, तो 1 दिन की 10 अप्रैल, 20 अप्रैल। अगर मैं बात कर रहा हूँ हमारा देश कब आज़ाद हुआ था, इंडिपेंडेंस डे, तो आपको पता है कि भाई हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था, है ना। तो 1947 मेरा एक निश्चित समय है, तो वो हमारा क्या हो गया, स्टॉक हो गया। अगर मैं बात कर रहा हूँ कि गांधी जयंती कब मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को, वो हमारा स्टॉक हो गया। अगर मैं बात कर रहा हूँ कि आपका दिवाली कब मनाया जाता है, दिवाली आपको पता तो नहीं है, बट हाँ, आप कोई भी डेट बताओगे तो डेट बताओगे उस दिन की, है ना, कि इस दिन को मनाते हैं। इस साल हमारा जो दिवाली है वो वैसे तो नवंबर में है, तो नवंबर में जिस भी डेट को होगा तो वो हम निश्चित समय की बात करेंगे, तो हमारा वो क्या हो जाएगा, स्टॉक हो जाएगा, है ना। तो समय की जितनी फेस्टिवल्स है, जितने भी आपके, आप डेट की जिसमें भी बात कर दो, जिसमें भी टाइम की बात कर दो, तो वो हमारा क्या, वो स्टॉक हो जाएगा। अगर मैं बात कर दूं समय अवधि की, ठीक है, समय की अवधि की बात कर दूं, तो वो मेरा फ्लो हो जाएगा, ठीक है। तो समय की अवधि होती है इसमें। अवधारणा क्या है, यह एक स्थिर अवधारणा है, क्योंकि हम इसमें स्थिर की वो स्थिर समय लेते हैं, ओके। और ये क्या है, गतिशील अवधारणा, क्योंकि इसमें हम टाइम ड्यूरेशन लेते हैं। समय काल, इसमें समय काल कोई नहीं होता, इसमें हम निश्चित समय की बात करते हैं, क्योंकि इसमें समय काल होता है, टाइम ड्यूरेशन होता है, ओके। प्रकृति क्या है, यह कुल मात्रा बताता है कि उस टाइम पे मेरी कितनी मात्रा, मतलब क्या चीज थी अवेलेबल, उतनी कितनी अवेलेबल थी। और ये क्या, परिवर्तन और प्रवाह को बताता है ना। उसके बाद उदाहरण समझो, कैपिटल हो गया, कैपिटल भी हम किसी टाइम पे बात करते हैं, निश्चित समय पे बात करते हैं, कितना कैपिटल लगाया। मनी सप्लाई, देश में किसी भी टाइम पे बात करते हैं हम कि किस दिन कितनी मनी सप्लाई है, ओके। वेल्थ, संपत्ति भी बात करते हैं, तो हम समय की बात करते हैं, समय पर बात करते हैं कि किस समय कितनी संपत्ति है, ओके। बैंक बैलेंस हो गया, ये भी बैंक बैलेंस भी आपका समय पर बात होता है। पॉपुलेशन भी आपका समय पर ही बात होता है, ठीक है। अगर मैं बोल दूं पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ की बात कर दूं, तो ये मेरा फिर टाइम ड्यूरेशन हो जाएगा। इसमें पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी हुई है, ठीक है, 1 साल में, 2 साल में, तो ये मेरा फिर क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बस पॉपुलेशन बात कर रहा हूँ, तो पॉपुलेशन हम निश्चित समय पर बताते हैं, 2026 में आज कितनी पॉपुलेशन है, 10 महीने पहले कितनी पॉपुलेशन थी, ठीक है। तो वो सब हमारा क्या,
स्टॉक कॉन्सेप्ट है। ईटीसी और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, इकोनॉमिक वेरिएबल और भी हो सकते हैं। इसमें क्या आपका परवाह में इनकम, आपका इनकम जब भी आप भी बताते हो तो ऐसे नहीं बोलते कि मेरी 2 बजे कितनी इनकम है, ठीक है, ऐसे बताते हो आप कि मेरी 10 दिन की इनकम कितनी है, 20 दिन की इनकम कितनी है, या 1 महीने की इनकम कितनी है, 1 साल की इनकम कितनी हुई है। तो ये सब क्या टाइम ड्यूरेशन की बात करते हो इनकम में, ठीक है। तो इनकम हमारा जो आय है वो क्या आ जाएगा, फ्लो कॉन्सेप्ट। एक्सपेंडिचर भी आपका फ्लो। ऐसे नहीं बोलते आप कि मेरी 10 बजे कितनी इनकम थी, 20 बजे कितने, आप सीधा बात करते हो मेरी एक दिन की एक दिन का खर्चा इतना है, 20 दिन का खर्चा इतना है, ठीक है, 1 महीने का खर्चा इतना है, 1 साल का खर्चा इतना है, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर भी आपका फ्लो कॉन्सेप्ट हो गया। सेविंग भी, बचत भी आप ऐसे ही बताते हो। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन होता है आपका किसी भी वस्तु की वैल्यू कम होना, ठीक है। मान के चलो ये पेन है, पेन आपका अगर इसको आपने दुकान से खरीदा और फिर किसी को अगर बेचते हो तो हालांकि ये तो सस्ती चीज है, तो 5 रुपए के 5 रुपए ही मिल सकते हैं। बट अगर मैं कार की बात कर रहा हूँ, किसी मशीन की बात कर रहा हूँ, तो आप 10 साल पहले अभी खरीदे हो, मान के चलो 10 साल बाद आप बेचते हो तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो वो कम कैसे हुई, वो जो कम हुआ वो आपका है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मतलब उसकी वैल्यू कम होगी, मूल्य ह्रास इसको बोलते हैं हम, मूल्य ह्रास, ठीक है। मूल्य का ह्रास हो गया मतलब कम हो गया, ओके। तो डेप्रिसिएशन भी आप ऐसे नहीं बताते कि 2 बजे कितना डेप्रिसिएशन हुआ, 10 बजे कितना डेप्रिसिएशन हुआ, एक दिन वो 10 जनवरी को कितना डेप्रिसिएशन हुआ। आप बोलते हो 10 साल में कितनी इसकी वैल्यू कम होगी किसी चीज की, 20 साल में कितनी कम होगी वैल्यू, 1 साल में कितनी कम होगी, 10 दिन में कितनी वैल्यू कम होगी। तो ये डेप्रिसिएशन भी आपका फ्लो हो गया। इन्वेस्टमेंट भी आप ऐसी बात करते हो, ठीक है। निश्चित समय पर बात नहीं करते आप, 1 साल में कितना इन्वेस्टमेंट किया, 20 साल में कितना इन्वेस्टमेंट किया, 1 महीने में कितना इन्वेस्टमेंट किया। तो ये भी आपका समय अवधि की बात हो जाएगी। जीडीपी ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ तो आपका है ही, ग्रोथ की बात होगी तो आपका ये तो वैसे ही हो जाएगा। तो जीडीपी आप पता ही है 1 साल में नापते हो वैसे तो जीडीपी आपका हो जाएगा फ्लो। जीडीपी ग्रोथ आपका 1 साल में कितनी ग्रोथ हुई, 20 साल में कितनी ग्रोथ हुई, 5 साल में कितनी ग्रोथ हुई, 1 महीने, 2 महीने, 10 महीने। तो जो भी बात होती है टाइम ड्यूरेशन की बात होती है, तो ये आपका फ्लो कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ओके। नेशनल इनकम भी आप 1 साल के लिए मापते हो, तो ये भी आपका टाइम ड्यूरेशन आ गया, तो फ्लो। राष्ट्रीय आय आपका फ्लो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बर्थ रेट हो गया आपका, जन्म दर, मृत्यु दर, ठीक है, ये सब भी आप क्या टाइम ड्यूरेशन में बताते हो, इसलिए आपका ये भी फ्लो कॉन्सेप्ट को। यहाँ पे प्रोडक्शन, उत्पादन भी आप ऐसे नहीं बोलते 2 बजे कितना उत्पादन हुआ, 10 बजे कितना उत्पादन हुआ, एक दिन में आप बताते हो। तो कैसे बताते हो, एक एक दिन में कितना उत्पादन हुआ, 1 महीने में कितना उत्पादन हुआ, 1 साल में कितना उत्पादन हुआ। तो इसमें भी आप टाइम ड्यूरेशन की बात करते हो। तो ये हमारा क्या है, उत्पादन भी स्टॉक नहीं फ्लो कॉन्सेप्ट है, ओके। ईटीसी और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, ओके। तो ये मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा दिया हूँ क्योंकि ये बस समझने वाला था स्टॉक और फ्लो को एंड इसके वेरिएबल को। बेसिकली हमने ये 4 कॉन्सेप्ट इस वीडियो में करे, जीडीपी, रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी, एंड फिर उसमें डिफरेंस, जीडीपी डिफ्लेटर, स्टॉक एंड फ्लो, एंड फिर उसमें डिफरेंस, ठीक है। एंड यहीं पे हम इसको खत्म करते हैं इस वीडियो को। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे भाई, नेक्स्ट वीडियो में हम अब न्यूमेरिकल पे जा सकते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल मतलब कि आपका जो भी नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम के मेथड है आपके निकालने के, ठीक है। राष्ट्रीय आय निकालने के मेथड है, राष्ट्रीय आय निकालने के आपको पता है मेथड है मेरे, विधियां है, ठीक है। तो कितनी विधियां आपको पता ही है, 3 विधियां आपकी, आय विधि, आय विधि, व्यय विधि और आपका मूल्य वृद्धि विधि, ओके। मूल्य वृद्धि विधि, ये 3 विधियां आपकी। तो इन तीनों विधियों को समझना है, तीनों विधियों से कैसे राष्ट्रीय आय निकालते हैं, ठीक है। इसको इनकम मेथड बोलते हैं, इसको एक्सपेंडिचर मेथड, इसको हम वैल्यू एडेड मेथड बोलते हैं। तो तीनों मेथड से हम कैसे राष्ट्रीय आय निकालते हैं इसको हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बेस तैयार करूंगा पहले, फिर हम इस पे चलेंगे, ओके। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।